नमस्कार दोस्तों, हाल ही में यूपी पुलिस के द्वारा एक ऐसा एक्ट किया गया है जो काफी पीड़ादायक है। आपने सुना होगा जब एक महिला अपनी बच्ची के साथ पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाने गई तो वहां पे जो एसएचओ साहब थे उन्होंने उनके सामने मास्टरबेट किया। मास्टरबेट का सिंपल सा मतलब होता है यदि कोई भी व्यक्ति अपने प्राइवेट पार्ट्स को इस तरीके से स्टिमुलेट करते हैं ताकि उनको सेक्सुअल प्लेजर मिल सके तो इस एक्ट को मास्टरबेट कहा जाता है। तो उस महिला के सामने ये एसएचओ साहब ने मास्टरबेट किया और इस तरीके से कि वो महिला ये चीज देख सके, जो कि अपने आप में काफी पीड़ादायक है। तो चलिए आज हम इस वीडियो के माध्यम से यह समझने का प्रयास करेंगे कि इसमें कौन कौन से लीगल इश्यूज इन्वॉल्व हैं। हम ये कह सकते हैं कि इस पूरे प्रकरण का आज हम एक विधिक विश्लेषण करना चाहेंगे, लीगल एनालिसिस करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इस तरीके के एक्ट में जो भी धाराएं लग सकती है उसके बारे में हम बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। आप इस वीडियो को अंत तक देखें। पहला जो प्रोविजन है हमारे पास वो है सेक्शन 354 ऑफ आईपीसी विच टॉक्स अबाउट असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन with intent to outrage her modesty. Outraging the modesty of a woman is a very technical term और legal term है। इसके बारे में हम इस वीडियो के लास्ट में चर्चा करेंगे। चलिए हम पहले समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर सेक्शन 354 क्या कहता है। सेक्शन 354 कहता है असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद इंटेंट टू आउटरेज हर मॉडेस्टी। कहता है whoever assaults or uses criminal force to any woman intending to outrage or knowing it to be likely that he will thereby outrage her modesty shall be punished with imprisonment for either description for a term which shall not be less than 1 year but which may extend to 5 year। मतलब ये हुआ कि 1 साल कम से कम इनको सजा दी जा सकती है इस सेक्शन के अंदर, और जो कि 5 साल तक के लिए एक्सटेंड भी किया जा सकता है। चलिए दूसरा जो हमारे पास सेक्शन है वो है सेक्शन 354A विच टॉक्स अबाउट सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल हैरेसमेंट। इसमें 4 तरीके के इंग्रेडिएंट्स दिए गए हैं और इनमें से यदि कोई भी इंग्रेडिएंट अट्रैक्ट होता है तो ऐसा माना जाएगा कि ये जो एक्ट है वो सेक्सुअल हैरेसमेंट में आ जाएगा। तो चलिए हम इस इंग्रेडिएंट को बड़े ध्यान से समझते हैं। ये कहता है कि अ मैन कमिटिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स। ये क्लियर कहता है कि अ मैन मतलब यदि एक पुरुष इस तरीके का एक्ट करता है। कैसा एक्ट, चलिए हम देखते हैं। पहला है फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड एडवांसेस इन्वॉल्विंग अनवेलकम एंड एक्सप्लिसिट सेक्सुअल ओवरचर। ये कहता है कि फिजिकल कॉन्टैक्ट करने का प्रयास करता है किसी महिला के साथ, और एडवांसेस इन्वॉल्विंग अनवेलकम एंड एक्सप्लिसिट सेक्सुअल ओवरचर इस तरीके से एडवांसमेंट करता है ताकि वो सेक्सुअलिटी से रिलेटेड हो, तो यह एक सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस माना जाएगा। अगला जो इंग्रेडिएंट है ये कहता है डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर्स। मतलब यदि एक पुरुष किसी महिला से यह डिमांड करता है, सेक्सुअल फेवर का डिमांड करता है, तो ऑब्वियसली ये भी एक इंग्रेडिएंट है सेक्सुअल हैरेसमेंट का। तीसरा जो हमारे पास इंग्रेडिएंट है वो है शोइंग पोर्नोग्राफी अगेंस्ट द विल ऑफ अ वुमन। किसी महिला को उनके इच्छा के विरुद्ध यदि आप पोर्नोग्राफी दिखाते हैं, ब्लू फिल्म दिखाते हैं, तो ये भी सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस में आएगा। और चौथा है मेकिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स। किसी महिला पे यदि आप सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स करते हैं तो ये भी एक सेक्सुअल हैरेसमेंट का ही इंग्रेडिएंट। इन तमाम चीजों पे आप पे सेक्शन 354A लगाया जा सकता है। इस केस में जहां पे देवरिया डिस्ट्रिक्ट के पुलिस ऑफिसर ने मास्टरबेट किया, इस सिचुएशन में मुझे लगता है कि जो तीसरा इंग्रेडिएंट है जिसमें कहा गया है शोइंग पोर्नोग्राफी अगेंस्ट द विल ऑफ अ वुमन, मेरा यह अनुमान है कि जब हम पोर्नोग्राफी की बात करें, कोई जरूरी नहीं है कि पोर्नोग्राफी हमेशा मोबाइल के स्क्रीन पे या टीवी के स्क्रीन पे, लैपटॉप के स्क्रीन पे ही दिखाया जाए। यदि सामने में आप कुछ इस तरीके का एक्ट करते हैं जो कि पोर्नोग्राफी कहलाया जा सकता है, इस सिचुएशन में भी हम ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि यह सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस हो सकता है। हालांकि आर्गुमेंट की बात है, आर्ग्यू तो जरूर कर सकते हैं, बाकी ये अट्रैक्ट होगा या नहीं ये तो जज साहब पे डिपेंड करता है। मेरे हिसाब से ये भी अट्रैक्ट होना चाहिए, और ये जो ऑफेंस है वो कॉग्निजेबल है, बेलेबल है और ट्रायबल बाय मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, और इसमें अप टू 3 इयर्स का पनिशमेंट दिया जाता है। दोस्तों इस वीडियो के अंत में हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन का मतलब क्या होता है। हमारे पास जो दूसरा सेक्शन है वो है सेक्शन 509 विच टॉक्स अबाउट वर्ड, जेस्चर और एक्ट इंटेंडेड टू इंसल्ट द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन। यहां पे भी मॉडेस्टी ऑफ वुमन की बात की गई है। चलिए हम देखते हैं कि आखिर इस पार्टिकुलर सेक्शन में क्या कहा गया है। यह कहता है whoever intending to insult the modesty of a woman utters any word, make any sound or gesture or exhibit any object intending that such word or sound shall be heard, or that such gesture or object shall be seen by such woman
or intrudes upon the privacy of such woman shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 3 years and also with fine। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे क्लियर कर रहा है कि इस तरीके का जेस्चर, तो वर्ड तो इन्होंने कुछ नहीं बोला लेकिन जेस्चर जरूर था जो कि इस पार्टिकुलर सेक्शन को अट्रैक्ट करता है। ये जो ऑफेंस है ये ऑफेंस कॉग्निजेबल है, बेलेबल है और ट्रायबल बाय मजिस्ट्रेट है। हालांकि ये ऑफेंस कंपाउंडेबल भी है, समझौता भी किया जा सकता है। इससे पहले कि मैं अगले सेक्शन में बढ़ूं, मैं आपको आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन का जो एक्सप्लेनेशन है इसको मैं समझाने का प्रयास करता हूं। इसके लिए मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक केस में आपको लिए चलता हूं जो कि राजू पंडुरांग वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र AIR 2004 SC 1677 का है। इसमें कहा गया है कि व्हाट कंस्टिट्यूट एन आउटरेज टू फीमेल मॉडेस्टी इज नोवेयर डिफाइंड, कहीं डिफाइंड नहीं है। तो आखिर क्या है? तो ये बताता है कि द इसेंस ऑफ अ वुमेन्स मॉडेस्टी इज हर सेक्स, तो उसके सेक्सुअलिटी से रिलेटेड है। कुछ भी इस तरीके से करो जो कि उसके सेक्सुअलिटी पे किसी ना किसी तरीके से रिलेटेड हो तो क्या माना जाएगा? आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन माना जाएगा। ये कहता है कि द कल्पेबल इंटेंशन ऑफ द एक्यूज्ड इज द क्रक्स ऑफ द मैटर, द रिएक्शन ऑफ अ वुमन इज वेरी रेलिवेंट बट इट्स absence is not always decisive. Modesty in this section is an attribute associated with female human being as a class. It is a virtue which attaches to a female owning to her sex. The act of pulling a woman, removing her sari, coupled with a request for sexual intercourse, in such as would be an outrage to the modesty of a woman, and knowledge that modesty is likely to be outraged is sufficient to constitute the offense without any deliberate intention having such outrage alone for its object. As indicated above, the word modesty is not defined. तो इस केस में कहा गया कि modesty कहीं डिफाइंड नहीं है, लेकिन modesty का मतलब कहीं ना कहीं सेक्सुअलिटी से है। आप जब भी सेक्सुअलिटी की बात करेंगे, जब भी कुछ ऐसा एक्ट करेंगे जिसमें वुमेन का सेक्सुअलिटी से रिलेशन हो, उस सिचुएशन में आउटरेजिंग द मॉडेस्टी का इसमें आप पे लगाया जा सकता है। इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं लेकिन ये एग्जाम्पल जो है एक्सक्लूसिव नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि और भी चीजें इसमें जोड़ी जा सकती है। इसमें कहा गया है यदि आप किसी वुमेन को खींचते हैं अपनी ओर या फिर उनके साड़ी को पुल करते हैं, जैसे द्रौपदी हरण की बात यदि की जाए साड़ी को पुल करने की, तो वो भी आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन है। या फिर एक रिक्वेस्ट करते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स का, ये भी आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन हो सकता है। इन तमाम तरीकों की बातें यहाँ पे ऐड किया जा सकता है। आशा करते हैं कि आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन आप समझ पा रहे होंगे। चलिए अगला जो ऑफेंस इन पे लगाया जा सकता है वो है सेक्शन 166 का। यदि आप सेक्शन 166 पढ़ेंगे तो इसमें कहा गया है कि पब्लिक सर्वेंट डिसओबेइंग लॉ विद इंटेंट टू कॉज इंजुरी टू एनी पर्सन। यदि एक पब्लिक सर्वेंट डिसओबे करता है लॉ को, उसके बारे में कहा गया है। कहता है कि whoever being a public servant knowingly disobey any direction of the law as to the way in which he is to conduct himself as such public servant, intending to cause or knowing it to be likely that he will by such disobedience cause injury to any person shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 1 year or with fine or with। आप में से बहुत लोग ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि सर यहाँ पे इंजुरी तो हुआ ही नहीं, यहाँ पे तो कोई किसी तरीके का प्रॉब्लम हुआ नहीं महिला के साथ, पुलिस अपने प्राइवेट पार्ट में उस तरीके से स्टिमुलेशन कर रहे हैं, तो वुमेन का क्या नुकसान हुआ? आपको बताऊं, जब भी इंजुरी की बात की जाती है लॉ में तो ऑब्वियसली कोई जरूरी नहीं है कि वो फिजिकल इंजुरी ही हो सकता है वो लीगल इंजुरी हो। यहाँ पे जो इंजुरी का इंटरप्रिटेशन होगा वो लीगल इंजुरी का होगा। ये बात सही है कि वुमेन को एज सच कोई नुकसान फिजिकली नहीं हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी लीगल इंजुरी जरूर हुआ है। चलिए हम एक इलस्ट्रेशन से समझने का इसे प्रयास करते हैं कि किस तरीके से डिसोबे किया जा सकता है। ये कहता है कि ए बीइंग एन ऑफिसर, मतलब ए जो है एक ऑफिसर है, ये कहता है कि ए बीइंग एन ऑफिसर डायरेक्टेड बाय द लॉ टू टेक प्रॉपर्टी इन एग्जीक्यूशन इन ऑर्डर to satisfy the decree pronounced by Z favor by a court of justice। एक जज साहब ने ऑर्डर किया है कि ये प्रॉपर्टी इसको दिला दिया जाए और उसके बावजूद भी पुलिस क्या कर knowingly disobeys that direction of the law with the knowledge that he is likely thereby to cause injury to Z, A has committed the offense defined in this section। तो ऑब्वियसली जो लॉ है जो जज साहब ने बताया है उस लॉ को इन्होंने फॉलो नहीं किया। ऑब्वियसली ये जो एक्ट है पुलिस के द्वारा पब्लिक सर्वेंट के द्वारा, वो पब्लिक सर्वेंट डिसोबेइंग लॉ है विद इंटेंट टू कॉज इंजुरी टू एनी पर्सन, और इस तरीके से जेड का नुकसान हो गया है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे सेक्शन 166
इन्वोक हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने ये समझने का प्रयास किया है कि इस पार्टिकुलर इंसिडेंट में किस तरीके का लीगल प्रोविजंस को इन्वोक किया जा सकता है। आशा करते हैं कि आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। यदि आप इसमें विशेष जानकारी रखना चाहते हैं तो इन तमाम प्रोविजंस को फिर से जाकर के पढ़िए, बुक पढ़िए, ताकि आपका लीगल अवेयरनेस जो है वो बढ़ सके, लीगल एक्यूमेंट है बढ़ सके, ताकि आप स्ट्रेंथेन फील कर सकें और जब भी इस तरीके का वारदात होता है तो समाज में आप आवाज उठा सकें और समाज को एक सही दिशा दे सकें। दोस्तों, यदि इस वीडियो के माध्यम से आपके जानकारी में थोड़ा भी इजाफा हुआ है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे की जानकारी आप तक पहुंच जाए। चलिए फिर से मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।